बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसे ग़ुलाम की है जो कि कुछ ही अरसे में एक मुल्क का बादशाह बन जाता है। ये उस ज़माने की बात है जब लोग इंसानों की तिजारत किया करते थे। इंसानों को मंडियों से खरीद कर ग़ुलाम बनाकर रखा जाता था। ताकतवर ग़ुलामों से सख्त मेहनत मजदूरी के काम करवाए जाते। जब ये ग़ुलाम ज़रा कमज़ोर और बूढ़े होते हुए नजर आते तो उनके बदले में ग़ुलामों का तबादला मंडियों में किया जाता। मुल्क का नाम में ऐसे ही एक नेक दिल इंसान अब्दुल्ला ताजर रहता था जो कि इंसानों का ही व्यापार करता था। एक दिन ये ताजर अपने चंद कमज़ोर ग़ुलामों को इंसानों की मंडी में फ़रोख्त करने ले गया। जब ये ताजर मंडी में पहुंचा तो उसने एक बड़े हजूम में देखा कि एक शख्स ग़ुलाम को ऊंची जगह पर बिठाकर उसकी बोली लगा रहा था। उस ताजर ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस ग़ुलाम को खरीदने की बोली दूं। जबकि इस ताजर के पास 10 ग़ुलाम और 4 घोड़े थे। एक ग़ुलाम खरीदने के लिए ये रकम बहुत ज़्यादा थी। उस ताजर ने जब अपने 10 ग़ुलाम और 4 घोड़ों को फ़रोख्त कर दिया तो वो भी बोली में शामिल हो गया। इस ग़ुलाम को खरीदने के लिए ताजर लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। वो ग़ुलाम जिस बड़े ताजर के पास था वो उस ग़ुलाम की कई खूबियां भी बयान कर रहा था और हर खूबी के बदले में रकम बढ़ाकर बताता रहा। बोली कई दिनों तक लगती रही मगर वो ताजर हर रोज़ ग़ुलाम की रकम बढ़ा देता। उस ताजर ने जब ग़ुलाम की खूबियां पूछी तो बड़े ताजर ने कहा, यह ग़ुलाम कोई आम ग़ुलाम नहीं है। इस ग़ुलाम पर मैंने बहुत रकम खर्च की है। मैंने जब ये ग़ुलाम खरीदा था उस वक्त ये 10 बरस की उम्र का बच्चा था। मैंने इस ग़ुलाम को पूरे 15 साल पढ़ाया लिखाया और इसकी फौजी तरबियत के साथ साथ कई मुल्कों की बोलियां भी सिखाई हैं। उस ताजर ने इस ग़ुलाम की जब ये खूबियां सुनी तो उसने अपने दिल में ऐद कर लिया कि वो इस ग़ुलाम को ज़रूर खरीदेगा, चाहे उसे इस ग़ुलाम की कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आखिरकार उस ताजर ने कई दिनों के बाद अपने 60 ग़ुलामों के बदले में एक महंगा तरीन ग़ुलाम खरीद लिया और उसको अपने साथ घर ले आया। इस ग़ुलाम को ताजर ने अपने दूसरे ग़ुलामों से मिलवाया जो तादाद में कहीं ज्यादा थे। आसपास के और दूर दराज के बस्ती वालों ने जब यह खबर सुनी कि अब्दुल्ला ताजर ने 60 ग़ुलामों के बदले में एक ग़ुलाम को खरीदा है, कई दिनों तक इस ग़ुलाम को लोग देखने के लिए दूर दूर से आते रहे। ताजर ने इस कीमती ग़ुलाम का नाम आज़ाद रख दिया। इस ग़ुलाम ने कहा, मेरे आका अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो इन ग़ुलामों की जिम्मेदारी आप मुझको संभालने का इख्तियार दे दें। इससे पहले इन ग़ुलामों की देखभाल की जिम्मेदारी ताजर की बेटी के पास थी। ताजर ने ग़ुलाम को इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था कि वो भी इस ग़ुलाम को किसी मंडी में जाकर ऊंची बोली में फ़रोख्त करेगा, बल्कि ताजर के दिल में यह ख्याल था, इल्म खुद एक बहुत बड़ी दौलत है। मैंने इस ग़ुलाम को खरीदकर घाटे का सौदा नहीं किया। ताजर अब अपने मुल्क में नेक अमल की वजह से पहचाना जाने लगा। एक दिन रात के वक्त आज़ाद ग़ुलाम दीवार पर कोयले से तस्वीर बना रहा था। ताजर की बेटी ने जब यह तस्वीर देखी तो उसकी रूह कांप उठी। आज़ाद ग़ुलाम ने इस तस्वीर में आज़ादी और ग़ुलामी का जो तस्वर पेश किया, ताजर की बेटी समझ गई कि इंसान को खरीद कर कैद तो किया जा सकता है मगर उनके जज्बात को नहीं। ताजर की बेटी ने यह सब कुछ देखने के बाद आज़ाद ग़ुलाम को कहा, तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। इस तरह वक्त गुजरता गया। आज़ाद ग़ुलाम ने ताजर के दूसरे ग़ुलामों को पढ़ने लिखने के साथ साथ फौजी तरबियत भी दी। जबकि ताजर ने एक पढ़ा लिखा ग़ुलाम खरीदा था, अब उस ताजर के पास कई पढ़े लिखे ग़ुलाम थे। इस मुल्क का बादशाह कई बार पानी के मसले की वजह से अपने हमसाया मुल्क से जंग कर चुका था मगर हर बार हारने की वजह से बादशाह के ज़हन में कामयाबी की कोई तरकीब नहीं आ रही थी। खेत सूख रहे थे, जानवर भूख और प्यास की वजह से मर रहे थे और मुल्क में अनाज का कैद पड़ गया था। दिन ब दिन मुल्क में अनाज की कमी बढ़ती जा रही थी।
एक दिन बादशाह के वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे बोलने की इजाज़त दें तो मैं एक मुल्क की बेहतरी के लिए आपको कोई मशवरा दूं। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। वजीर ने कहा, यहाँ से 2 बस्तियाँ छोड़कर एक अब्दुल्ला ताजर बड़ा मशहूर है, उसके पास एक आज़ाद नाम का गुलाम है। ताजर ने उसे 60 गुलामों के बदले में खरीदा था और यह भी सुना है अब्दुल्ला के पास कई फौजी तरबियत याफ्ता गुलाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बादशाह सलामत, अगर आप आज़ाद गुलाम को इस बार फौज का सिपह सलार बनाकर भेजें तो मुझे यकीन है इस मर्तबा हमसाया मुल्क से जंग ज़रूर जीतेंगे। बादशाह ने वजीर की बात मान ली और आज़ाद गुलाम को अपने महल में बुलवाया और बहादुर नौजवान, हमारे मुल्क के हालात तुम्हारे सामने हैं। हमारे मुल्क में पानी की वजह से अनाज की बहुत किल्लत पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे खेत सूख रहे हैं और जानवर प्यास की वजह से हर रोज़ मर रहे हैं। लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अगर तुम हमसाया मुल्क से जंग जीत कर लौटे तो तुम्हें एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज कर दूंगा। आज़ाद ने बादशाह के आगे सर झुकाकर अदब से कहा, इंशाल्लाह हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। बादशाह ने अपनी फ़ौज की जिम्मेदारी के फ़राइज़ आज़ाद को दे दिए। आज़ाद ने पहले कई हफ्तों तक बादशाह की फ़ौज को तरबियत दी। फिर एक भारी लश्कर के साथ फ़ौज रवाना होने से पहले ताजर की बेटी ने आज़ाद से कहा, मैं भी सिपाहियों के साथ चलूंगी। जख्मियों की देखभाल के लिए इससे पहले ताजर की बेटी अपने गुलामों की देखभाल के कामों में हिस्सा लेती थी और जंग हमसाया मुल्क के साथ शुरू हो गई। ये जंग कई महीनों तक जारी रही। आखिरकार आज़ाद की सर्दियों में जंग करने की वजह बादशाह की समझ में आ गई। दुश्मन सख्त सर्दियों की वजह से ज़्यादा देर तक आज़ाद की फौज से टक्कर न ले सका और मैदान में हथियार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। वहां के बादशाह का रुस्तम घोड़ा भी आज़ाद ने अपने कब्जे में ले लिया और फतह का ऐलान कर दिया और इर्द गिर्द के बहुत से इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। अपनी कामयाबी कासद के हाथ भेज दी, जिस पर यह लिखा था कि बादशाह सलामत, आदाब, फतह मुबारक हो। मगर मुझे यह बात बड़े अफसोस के साथ कहने पड़ रही है कि कमज़ोर हुक्मरान कहीं भी हो वो नाकाम ही होता है। मैं अगर आपके पास जंग जीत कर वापस भी आता हूं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वजीर या गवर्नर बना देंगे, मगर मैं अब वापस नहीं आना चाहता। अगर आप मुझे खुशी से इस मुल्क का बादशाह तस्लीम कर लें तो मैं भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं। अगर आप मुझे इस मुल्क का बादशाह नहीं मानते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। बादशाह को जब कासद ने यह पैगाम पढ़कर सुनाया तो बादशाह ने कहा, बहादुर लोग अपनी जगह खुद बना लेते हैं। इस तरह आज़ाद दूसरे मुल्क का बादशाह बन गया। दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो गए और खेतों में हरियाली आने लगी। आज़ाद ने अब्दुल्ला ताजर की बेटी से शादी करके खुशगवार जिंदगी का आगाज़ किया।